हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका हम सीएफ निकालना सीख चुके हैं विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पीआई का जो मेथड वन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पीआई के मेथड वन से एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई का मेथड सेकंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर कंटेंट की अगर बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि हमारी जो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वो क्या होती है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सीएफ का रिवीजन कर लेंगे कि सीएफ कैसे लिखते हैं, और पीआई का जो मेथड वन आपने कवर किया है उसका रिवीजन कर लेंगे कि पीआई का मेथड वन थोड़ा सा क्या था, क्योंकि यहाँ पर भी उसका यूज हो सकता है। आप भी उन लेक्चर को अगर देख करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ये अच्छे से समझ में आता है। और फिर हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगा आज पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड टू और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे सीएफ और पीआई वाले मेथड से। और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आराम से सॉल्व भी हो जाते हैं। थोड़ा सा एज ए रिवीजन अगर मैं बात करूं, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसको हम डी और डी डैश की फॉर्म में लिखते हैं। डी हम यूज करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स के लिए, और डी डैश हम यूज करते हैं डेल अपॉन डेल वाई के लिए। तो यदि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम डी और डी डैश की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ए जीरो ये बनेगा डी की पावर एन, ए वन डी एन माइनस वन, पावर को ब्रेक कर देंगे, एन पावर है तो एन माइनस वन एक्स के साथ लेंगे, एक पावर लेंगे वाई के साथ, तो यहाँ पे डी डैश बनेगा। इसी तरीके से डी और डी डैश की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर जेड कॉमन आ जाता है, इक्वल में हमने कोई एक्स वाई का फंक्शन माना है। ठीक है, तो ये हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजीनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टर्म की पावर सेम आती है ना। इस टर्म की भी एन पावर है, कांस्टेंट को अलग कर दो, ए जीरो ए वन ए एन को। इस टर्म की भी एन माइनस वन डी की पावर है, और डी डैश की पावर वन है, दोनों को ऐड करेंगे तो एन पावर आएगी। हर टर्म की अगर सेम पावर आती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो जेड का कोफिशिएंट हमारा बनता है यहाँ पर ये, ठीक है, डी और डी डैश में जो जेड का कोफिशिएंट बनता है, इसको हम कोई डी और डी डैश का फंक्शन बोलते हैं, इक्वल में एक्स वाई का फंक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी। तो उसको हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाले मेथड से फाइंड करते हैं। CF stand for complementary function, PI stand for particular integral। CF को अगर थोड़ा सा एज ए रिवीजन देखें तो ये हमारी मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। इसका CF फाइंड करने के लिए स्टेप वन में हमें d को m d डैश को 1 रखना पड़ता है, और ये जो z का कोफिशिएंट है हमारा जो फंक्शन है, इसमें d को m d डैश को 1 रखेंगे, ठीक है, और z के कोफिशिएंट को 0 रख देंगे इस तरीके से। तो ये 5m1 इक्वल टू 0 बनेगा। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, जो कि m की फॉर्म में आती है। स्टेप टू में हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, है ना। सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स। हमने सपोज किया कि इस तरीके से कुछ रूट्स आएंगे हमारे, ठीक है, स्टेप टू में। फिर स्टेप थ्री में हमारे दो केस अप्लाई होते हैं। केस वन, यदि ये रूट डिस्टिंक्ट हो। केस टू, यदि रूट इक्वल हो। यदि रूट डिस्टिंक्ट होते हैं तो हमने मान लिया m इक्वल टू m1 m2 m3 mn सारे के सारे डिस्टिंक्ट रूट है, आपके अलग अलग रूट है। तो CF इस तरीके से लिखा जाता है, एक phi1 फंक्शन y प्लस पहला रूट इंटू एक्स प्लस phi2 फंक्शन y प्लस दूसरा रूट इंटू एक्स प्लस डॉट 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 phi n फंक्शन y प्लस nth रूट इंटू एक्स। इस तरीके से हम लिखते हैं डिस्टिंक्ट यदि हमारे रूट आए तो। यदि हमारे रूट इक्वल आते हैं, एन इक्वल रूट हमने मान लिया कि एम 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 आपके रूट आए एन टाइम तक, मतलब इक्वल रूट है, तो इस केस में CF लिखा जाता है phi1 फंक्शन y प्लस जो रूट आया है इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1, phi2 फंक्शन y प्लस जो रूट है इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
फाई थ्री फंक्शन y प्लस जो रूट है इंटू एक्स प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस वन फाई n फंक्शन y प्लस जो रूट आया है इंटू एक्स। इसमें बस ये चेंज होता है कि जो x की पावर है वो इंक्रीज होती है ना, हर टर्म में। यहाँ पे x की पावर 0 होती है, फिर 1 आती है, फिर 2 आती है, इस तरीके से n माइनस वन तक जाते हैं हम, यदि n इक्वल रूट आए। ये CF का रूल आपने कवर किया है ऑलरेडी। पीआई का मेथड वन जो कि हम ऑलरेडी विद एग्जांपल कवर कर चुके हैं। पीआई का मेथड वन कुछ इस तरीके से होता है कि जो हम सीएफ निकालते हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हैं, और जो पीआई निकालते हो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड से निकलता है। तो हमने पीआई के मेथड वन के लिए फिक्स किया था कि अगर इक्वल में फाई ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन बने तो हम पीआई का मेथड वन वहां पर अप्लाई करते हैं। मेथड वन का वर्किंग रूल ये होता है कि वन अपॉन में ये जो एफ डी डी डैश फंक्शन है ये लिखा जाएगा, और जो इक्वल में फाई एक्स प्लस बी वाई फंक्शन है ये लिखा जाएगा। ध्यान रखना मेथड वन की पहचान है कि ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन होना चाहिए तभी अप्लाई होता है ना। फिर हम रूल ये कहता है कि डी की जगह पर हम ए रखते हैं, डी की जगह पर रखते हैं ए, और डी डैश की जगह पर रखते हैं बी। तो यहां पर बन जाएगा वन अपॉन एफ ए बी। और फिर इस फाई ए एक्स वाई फंक्शन में हम ए एक्स प्लस बी वाई को यू रखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई को रिप्लेस करते हैं यू से। ए एक्स प्लस बी वाई को रिप्लेस करेंगे यू से तो फाई यू बन जाएगा, ये बन जाएगा फाई यू। अब यहाँ पे फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। कितनी बार इंटीग्रेशन होता है? जितनी पावर का ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, अगर ये 2 पावर का है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है यू के रेस्पेक्ट में, 3 पावर का है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना है, 1 पावर का है तो 1 बार इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन कंडीशन ये है कि डी को ए और डी डैश को बी रखने पर फंक्शन आपका 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा 0 के बराबर आ जाए तो फिर हमारा ये वाला केस लगता है, इफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, तो ये वाला केस लगता है और ये वाला केस लगता है। ठीक है, ये वाला केस तब लगेगा यदि इफ पावर्स ऑफ डी इन एफ डी डी डैश इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डी डैश। यदि फंक्शन में डी की पावर ज्यादा हो और डी डैश की पावर कम हो, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, डी की हाईएस्ट पावर देखनी है, डी डैश की हाईएस्ट पावर देखनी है। यदि डी की हाईएस्ट पावर ज्यादा है डी डैश की पावर से, तो आप ये वाला केस लगाएंगे, और अगर डी डैश की हाईएस्ट पावर है तो उससे नीचे वाला स्पेशल केस जो है वो लगाएंगे, है ना। और रूल ये होता है कि अगर एफ ए बी मतलब ये वाला केस फेल हो जाए, डी को ए डी डैश को बी रखने पर 0 बन जाए, तो हम क्या करते हैं, पीआई का जो मेथड है वो लिखते हैं। और चूंकि यहाँ पर डी को ए डी डैश को बी रखने पर 0 बना, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स से तो करते हैं मल्टीप्लाई और इस डिवाइड वाले फंक्शन का करते हैं कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये फंक्शन एज इट इज रहता है। और डिफरेंशिएशन करके फिर से यही रूल रिपीट करते हैं जो ऊपर है। ठीक है, डी की जगह पर क्या रखा जाएगा, ए, और डी डैश की जगह पर क्या रखा जाएगा, बी, एंड रिपीट अबव केस इफ एफ डैश ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो हमने केस बताया, अगर यहाँ पर ये फंक्शन आपका एफ डैश ए बी जो आएगा, यदि डी को ए और डी डैश को बी रखने पर ये 0 बन जाता है, तो इसी केस को, जो हमारा ये वाला केस है, इसी को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इसी केस को हम फिर से रिपीट कर देंगे, और अगर ये 0 नहीं आया तो फिर ये वाला केस रिपीट होगा जो ऊपर बताया गया है ना। अगर स्पेशल केस में डी डैश की पावर ज्यादा है तो सेम होता है, लेकिन बस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगी और डी डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, इसका भी प्रोसेस सेम ही है, और ज्यादा ही इसका यूज है नहीं, ऊपर वाले केस से हमारा कवर हो जाता है आराम से। ठीक है, आते हैं मेथड 2 पर, पीआई के। पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड सेकंड। ये मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दियो कि एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एक्स की पावर m y की पावर n हो, या कोई रेशनल इंटीग्रल अलजेब्राइक फंक्शन हो x और y का। ठीक है, तब उस केस में हमें मेथड नंबर सेकंड लगाना होता है। पहला केस, x और y की जो है मल्टीप्लाई हो, x की पावर कुछ भी हो सकती है, y की पावर कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया, इस तरीके से x और y मल्टीप्लाई में दिखते हैं तो मेथड सेकंड लगाएंगे। या रेशनल फॉर्म में आपको दे दिया जाए, जैसे 1/x² दे दिया जाए, है ना। ठीक है, या इस तरीके और भी कोई अलग से फंक्शन हो सकता है रेशनल इंटीग्रल पावर में, तो उसमें हम कौन सा लगाते हैं, मेथड नंबर 2 लगाते हैं। और इस पीआई मेथड 2 में हम यूज करते हैं एक्सपेंशन मेथड।
है ना। और यहाँ पर चार मेन फॉर्मूले यूज होते हैं एक्सपेंशन के, जो नीचे लिखे हुए, 1 + t⁻⁻1, 1 - t + t² - t³ + t⁴ - t⁴, अल्टरनेट टर्म चलती है। फिर दूसरा होता है 1 - t⁻⁻1, जिसमें सारी टर्म प्लस की हो जाती है। तीसरा होता है तीसरा होता है आपका 1 + t⁻², जिसमें 1 - 2t + 3t² - 4t³ + 5t⁴ - 6t⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। और लास्ट होता है 1 - t⁻², दोनों माइनस के साइन हो गए तो हर टर्म इसमें प्लस की हो जाती है। तो ये चार एक्सपेंशन के फॉर्मूले जो कि आपने पहले भी बहुत बार यूज किया है, तो चारों एक्सपेंशन के फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कैसे यूज करना है। pi को हम ऐसे ही लिखेंगे 1 में जो एफ डी डी डैश फंक्शन है, x की पावर m y की पावर n। अब यहाँ पे आपको ना x की और y की पावर देखनी है, मतलब x की पावर ज्यादा है या y की पावर ज्यादा है। यदि x की पावर ज्यादा हो जाए y की पावर से, इफ m इज ग्रेटर देन n, यदि x की पावर ज्यादा हो जाए, ठीक है, y की पावर से, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना आपको d कॉमन लेना है। देन टेक d कॉमन विद हाईएस्ट पावर। जो भी इस फंक्शन में हाईएस्ट पावर में जहां पे d होगा, वो वाली टर्म को कॉमन लेना है, d कॉमन लेना है उस केस में, d विद हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन कुछ एक्सपेंशन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और उस एक्सपेंशन को हमेशा आप d डैश अपॉन d की फॉर्म में बनाते हैं। यदि आप d कॉमन लेंगे तो एक्सपेंशन हमेशा d डैश अपॉन d की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यदि x की पावर ज्यादा है तो d कॉमन लेते हैं। ऐसे इसका दूसरा केस है, यदि y की पावर ज्यादा हो जाए x की पावर से, तो d डैश कॉमन लेते हैं, और d डैश कॉमन लेते हैं विद हाईएस्ट पावर। और इस बार जो इस फंक्शन का एक्सपेंशन होगा इन चारों फॉर्मूले में से किसी एक से, है ना, वो होगा d अपॉन d डैश की फॉर्म में एक्सपेंशन। अगर d कॉमन लेंगे तो इस फॉर्म में एक्सपेंशन चलेगा, और d डैश कॉमन लेंगे तो इस फॉर्म में चलेगा। अगर x की पावर ज्यादा तो d कॉमन लेंगे विद हाईएस्ट पावर, और अगर y की पावर ज्यादा तो d डैश कॉमन लेंगे विद हाईएस्ट पावर। और अगर दोनों की पावर सेम हो, मतलब x की भी पावर सेम आ जाए, y की पावर सेम आ जाए, फिर इनमें से कोई सा भी केस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस भी यूज कर सकते हैं, d कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और d डैश कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो तो आपको एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डी और डी डैश की फॉर्म में। तो ये बनेगा डी का होल स्क्वायर -2 डी इंटू डी डैश बन जाएगा, +15 ये बनेगा डी डैश का होल स्क्वायर, और इंटू में जेड, और इक्वल टू में 12xy + 20x⁻³ जिसको कि हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। इसको हमने कैसे बनाया, क्योंकि आपने को मैंने बताया था डेल अपॉन डेल एक्स की जगह पे डी रिप्लेस किया जाता है, और डेल अपॉन डेल वाई की जगह पे डी डैश रिप्लेस किया जाता है ना। ये चीजें हमने यहाँ पे रखी है, तो इक्वेशन आपकी बनी। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, पुट करते हैं डी की जगह पे m, डी डैश की जगह पे 1, हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बनेगी m², इसमें d को रख देंगे m और d डैश को रख देंगे 1, m² - 2m + 15। और z का जो कोफिशिएंट होता है, ये वाला जो कोफिशिएंट होता है, इसको हमें 0 के बराबर रखना होता है। ये m की फॉर्म में आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। फिर हमें इसके रूट निकालने होते हैं। रूट निकालेंगे 15 के ऐसे फैक्टर जिससे -2 आपको मिले, यानी कि -5m और +3m + 15 = 0। यहां से कॉमन लेंगे तो m-5 बनेगा, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे, m-5 बनेगा, और यहाँ पर आप जो है 15 के ऐसे फैक्टर जिससे कि आपको -5 मिले। क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं है।
एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे। ट्वेल्व एक्स वाई 20 x⁻³ यस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई भाई, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन में माइनस था, मैंने ही गलत लिखा है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। ये आपका विद माइनस साइन जाएगा, ये विद माइनस साइन जाएगा, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये मैंने यहाँ से मिस्टेक कर दी इसको लिखने में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। डी को m, डी डैश को 1 रखेंगे तो ये मिलेगा m⁻² -2m और -15 = 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 कैसे फैक्टर जिससे कि -2 मिले, सेम तरीके से करेंगे। m² -5m प्लस 3m -15 = 0। और इसमें से आप लेंगे m कॉमन, तो m-5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो m-5 = 0। तो यहाँ से आपको रूट मिलेगा m-5 और m+3 = 0, जिससे कि m की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 5 और एक -3, जो कि डिस्टिंक्ट रूट है। यू कैन सी हेयर, ये आपके डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग रूट है, तो CF का मेथड 1 लगा देंगे। CF का मेथड 1 ये होता है कि CF = phi1 फंक्शन y प्लस जो फर्स्ट रूट आया है इंटू एक्स प्लस phi2 फंक्शन y प्लस जो दूसरा रूट आया है प्लस जो दूसरा रूट आया है इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x बनेगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का CF हो जाएगा। अब हम इसमें फाइंड करते हैं PI। PI फाइंड करेंगे तो 1 में डी वाला जो फंक्शन है ये लिखा जाएगा, 1/d² -2d और -15d का होल स्क्वायर और इक्वल में है आपका 12xy और प्लस 20x³ जिसको हम अलग अलग कर देंगे दोनों टर्म को, क्योंकि ये दो टर्म में जाएगा आपका, है ना। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा 1/d² -2d और -15d का होल स्क्वायर। इसमें से भी आप जो है 12 को ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि 12 कांस्टेंट है, इसको इधर ले लेंगे और यहाँ पे एक्स वाई बचेगा, ठीक है। और प्लस 20 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, ये आपका सेम रहेगा d² -2d और -15d का होल स्क्वायर और x की पावर 3। क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो इसको मान लेते हैं हम P1 और इसको मान लेते हैं P2। P1 P2 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और अलग से सॉल्व करके यहाँ पर जो है P1 P2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एक लाइन में डाल लेता हूं। नाउ P1 को उठा लेते हैं। P1 आपका है 12 1/d² -2d और -15d का होल स्क्वायर और इनटू में है एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ये आपका पीआई का मेथड सेकंड इसमें लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई में 1 पावर के साथ, दोनों की सेम पावर है, तो आप डी को कॉमन लो, हाईएस्ट पावर के साथ है डी डैश को लो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन मेथड लगाना है, कॉमन लेके ही होगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से d² को कॉमन लेंगे, d² को यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 -2d' और यहां से आपको मिलेगा -15d' का होल स्क्वायर अपॉन d²। ये आपको मिलेगा कॉमन लेने के बाद और इनटू में रहेगा एक्स वाई, ठीक है। तो जो ये कॉमन आया है इसको इस तरीके से बाहर लिख लेंगे, 12 × 1/d² और इस वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये मिलेगा आपको 1 -2d' और प्लस 15d' का होल स्क्वायर अपॉन d²।
और ऊपर जाके पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी इंटू एक्स वाई। अब हमें इसको एक्सपेंशन को करना है। एक्सपेंशन को करने के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। आप साइड में लिखना जब भी एग्जाम में करोगे। ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस टी की पावर -1 वाला, 1 माइनस टी की होल पावर -1 वाला, है ना। जो आपका बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3। कहां तक एक्सपेंड करना है? इसको एक्सपेंड वहां तक करना है जहां तक इस एक्स वाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो फिर उस टर्म को आगे बढ़ाने का कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। टी का काम कौन करेगा? टी का काम करेगा ये फंक्शन जो मैंने अंडरलाइन किया, टी का काम करेगा, तो टी की जगह पे इसको रखना है। इससे आपको मिलेगा 12 1 अपॉन डी स्क्वायर, और यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस टी, टी में आपका ये सेम रहेगा, 2 डी डैश अपॉन डी, और प्लस 15 डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, फिर प्लस में टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होना है, इसका होल स्क्वायर होना है, तो आपकी जो है डी डैश की भी ऊपर पावर 2 हो जाएगी, डी डैश की पावर 4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करके डी डैश की पावर 3 होगी, जिसमें यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 0 आएगा एक्स वाई का, है ना। 3 बार 4 बार सब बार 0 आएगा, तो इसलिए आगे की टर्म लिखने का कुछ फायदा नहीं है। तो बस केवल यहीं तक ही इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्स वाई को अंदर ले जाते हैं। अब इससे आपको मिलेगा 12 1 अपॉन डी स्क्वायर, एक्स वाई की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस फिर यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी डैश अपॉन डी, और प्लस 15 डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इनटू में एक्स वाई, और बाकी सारी टर्म जो है 0 हो जाएगी, तो उसको आप इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक बात आपको पता ही है, अगर डी ऊपर है न्यूमिनेटर में तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डी डैश ऊपर है न्यूमिनेटर में तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। अगर डी की जगह पे 1 अपॉन डी है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन डी डैश है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्योंकि d स्टैंड फॉर x डेरिवेटिव एंड d स्टैंड फॉर y डेरिवेटिव, ठीक है। तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। d डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन d डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर d डैश भी है, d भी है, तो इस तरीके से कुछ कवर कर लेते हैं। एक्स वाई इसको सेम रखेंगे, प्लस यहां पर 2 अपॉन डी को बाहर रखा, ठीक है, और डी डैश को अप्लाई कर दिया हमने एक्स वाई के साथ, एक्स वाई को अंदर ले जाएंगे, फिर प्लस यहां पे आपको मिलेगा 15, और 1 अपॉन डी स्क्वायर को बाहर रखा, और डी डैश का होल स्क्वायर, और इसके साथ अप्लाई हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन, जो कि 0 ही आना है, क्योंकि यहां पर आपको y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। तो यदि इसमें y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार आएगा x, और फिर x कांस्टेंट हो जाएगा, x का हो जाएगा 0, तो ये टर्म 0 ही बननी है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह लिख करके दिखा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 12 1 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स वाई, और प्लस 2 अपॉन डी बाहर रहेगा, डी डैश एक्स वाई, डी डैश एक्स वाई का मतलब है इस एक्स वाई फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यदि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई फंक्शन का, तो x तो होगा कांस्टेंट और y का हो जाएगा 1, ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बन के आएगा। तो यहां पर केवल x बचेगा, और जब इसका 2 बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। अब अगर देखा जाए तो इस d को अंदर ले जाते हैं, d को अगर अंदर ले जाएंगे तो मिलेगा आपको 12 1 अपॉन डी का होल स्क्वायर एक्स वाई, और प्लस 2 अपॉन डी की पावर 3 एक्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर डी डिनोमिनेटर में है तो डिफरेंशिएशन करेगा, डिवाइड में है तो इंटीग्रेशन करेगा। 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन डी की पावर 3 का मतलब है 3 बार इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब इन टर्म्स का जो है हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। यदि इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 12। यहां पर x के रेस्पेक्ट में दो बार करेंगे तो y तो रहेगा कांस्टेंट। x का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3, जो कि आपको 6 वैल्यू देगा, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 6 प्लस यहां पे 2 कांस्टेंट होगा। x के रिस्पेक्ट में तीन बार इंटीग्रेशन, एक बार किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, दोबारा किया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा किया तो x की पावर 3 अपॉन 3, तीसरी बार किया तो x की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 4, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट P1 की वैल्यू हो जाएगी भाई, ये हमारी जो है P1 की वैल्यू होगी। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। P2 को निकाल लेते हैं, एंड P2 की वैल्यू है आपकी ये वाला फ्रैक्शन जो कि 21 अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस 2d डी डैश और माइनस 15 डी डैश की पावर 2। इसमें हम ना एक्सपेंशन मेथड ना यूज करके पीआई का मेथड 1 यूज कर लेते हैं, आसान हो जाता है ये, है ना। एक्स की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई की होल पावर 3, जिससे कि इसमें मेथड 1 लगा सके। मेथड 1 होता है कि हमें फंक्शन बनाना होता है फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का, ठीक है, जिसमें हमारा जो है ये फंक्शन बना 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई का, इसकी पावर 3। यहां पर ए का काम करेगा 1, पुट करना पड़ेगा हमें डी की जगह पर 1, यानी कि जो ए है, और डी डैश की जगह पे 0 जो कि बी है ना। ये वर्किंग रूल होता है जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। इस वर्किंग रूल को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 डी की जगह पे 1 रखेंगे, डी डैश की जगह पे 0, तो आपको ये मिलेगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और माइनस 0 और माइनस 0। और चूंकि इसकी दो पावर का ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पर दो ही बार इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। और किसका होना है, इस 1x प्लस 0y को u माना जाता है, u की पावर 3 का du। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया जाए, इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया जाए तो यहाँ पे मिलेगा 20, और u की पावर 3 का इंटीग्रेशन दो बार करना है। एक बार करेंगे u की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, दोबारा करेंगे तो u की पावर 5 अपॉन 4 इंटू 5 आएगा, यानी कि u की पावर 5 अपॉन 20 आएगा, u की पावर 5 अपॉन 20, जिससे कि 20 कट जाएगा और u की वैल्यू रख देंगे वापस। u की वैल्यू देखा जाए तो u हम यहाँ पे पुट करते हैं 1x प्लस 0y को, तो u की वैल्यू हो जाएगी, सिंपली ये x ही है तो ये x की पावर 5 बनेगा, तो ये हमारी P2 की वैल्यू होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, P1 P2 की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन 1 में। इससे आपको जो पीआई है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। P1 की वैल्यू है आपकी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2y x की पावर 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, और यहां से आपको मिलेगा प्लस x की पावर 5। ये हमारा पीआई होगा। लास्ट में z इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई को ऐड कर देना, और जो ऐड करके सॉल्यूशन आएगा वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा आपका 5 1 y प्लस 5x और 5 2 y माइनस 3x, और जो पीआई है वो लिख देंगे 2y x की पावर 3 और प्लस x की पावर 4 और प्लस x की पावर 5। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड 1 एंड मेथड 2 बोथ। यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लगे हैं, ठीक है, तो आप मेथड 1 और मेथड 2 को दोनों भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से।
और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं क्योंकि जिस क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा पीआई के मेथड लग जाए तो वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैंने ऑलरेडी लिखा, जिसको हम डी की पावर थ्री डी डैश की पावर थ्री इंटू जेड डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा m की पावर थ्री माइनस डी डैश को वन रखेंगे इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे तो m माइनस वन एम स्क्वायर प्लस m प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यहां से अगर इसके फैक्टर करेंगे तो m इक्वल टू वन। इसमें लगा दीजिएगा श्रीधराचार्य रूल, है ना। श्रीधराचार्य रूल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन अपॉन में टू इंटू ए। इसको सॉल्व करके आएगा आपका माइनस वन बाई टू प्लस माइनस, और यहाँ पे मिलेगा आपको ये वन माइनस फोर यानी कि माइनस रूट थ्री। माइनस रूट थ्री में माइनस को बाहर लेंगे तो आई में बदल जाएगा, तो ये मिलेगा आपको प्लस माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, ये आपने पहले भी यूज किए हैं रूट निकालने के लिए, श्रीधराचार्य रूल से आप रूट निकालेंगे। तो ये जो है हमारा रूट होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू वन। ठीक है, और दूसरे रूट को हम मान लेते हैं ओमेगा विद पॉजिटिव साइन, और तीसरे रूट को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर विद निगेटिव साइन। तो तीन अलग अलग रूट आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हमने नाम रख दिया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर सी एफ रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए, सॉरी डिस्टिंक्ट रूट के लिए जो मेथड लगता है वो लग जाएगा। तो इसका मेथड लगाएंगे तो फाइव वन फंक्शन y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस फाइव टू फंक्शन y प्लस दूसरा रूट इंटू एक्स प्लस फाइव थ्री फंक्शन y प्लस तीसरा रूट इंटू एक्स। तो ये हमारा सी एफ होगा, है ना। सी एफ के बाद अब निकाल लेते हैं पी आई। पी आई इक्वल टू होगा वन अपॉन डी की पावर थ्री माइनस डी डैश की पावर थ्री, और इनटू में आपका फंक्शन है एक्स की पावर थ्री वाई की पावर थ्री। एक्स की पावर थ्री वाई की पावर थ्री से आपको दिख गया होगा कि आपका मेथड टू, पीआई का मेथड टू से सॉल्व होने वाला है। तो पीआई के मेथड टू से सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे डी की पावर ज्यादा है, डी डैश की पावर ज्यादा है, दोनों की पावर सेम है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही पैटर्न को रखता हूँ और इसमें मैं डी की पावर थ्री को कॉमन ले लेता हूँ। यदि आप इसमें डी की पावर थ्री को डिवाइड में से कॉमन ले तो यहाँ पे मिलेगा वन माइनस डी डैश की पावर थ्री अपॉन डी की पावर थ्री और एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वन अपॉन डी की पावर थ्री, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा वन माइनस डी डैश की पावर थ्री अपॉन डी की पावर थ्री। ऊपर जाके पावर माइनस वन हो जाएगी एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब से आपको पता लग गया होगा कि इसका जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है वो मैक्सिमम तीन पावर तक होना है ना। तीन पावर के बाद इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो इसको हम केवल वहीं तक एक्सपेंड करेंगे जहां तक तीन पावर आपको मिलेगी। और फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, लिख देता हूं बाई वन माइनस टी की पावर माइनस वन वाला जो होता है वन प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे टी का काम करेगा ये डी डैश अपॉन डी की पावर थ्री। तो इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज पी आई इक्वल टू वन अपॉन डी की पावर थ्री बाहर है, और ये होगा टी वन प्लस टी का मतलब है वन प्लस टी का मतलब है डी डैश की पावर थ्री अपॉन डी की पावर थ्री, और फिर टी स्क्वायर यानी कि इसकी पावर सिक्स हो जाएगी डी डैश की पावर सिक्स अपॉन डी की पावर सिक्स। लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है क्योंकि जो बाहर फंक्शन है वो एक्स क्यूब वाई क्यूब है। यदि इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री टाइम तक होगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो थ्री टाइम तक होगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि जितनी d की पावर होगी उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होना है। अगर d की पावर थ्री है तो d तीन बार डिफरेंशिएशन होना है x के रेस्पेक्ट में, और d डैश की पावर थ्री है तो तीन बार डिफरेंशिएशन होना है आपका y के रेस्पेक्ट में। ये न्यूमिनेटर वाले केस के लिए, डिनोमिनेटर के लिए इंटीग्रेशन होता है ना।
तो ये टर्म हमने एक्स्ट्रा में लिखी है, इससे फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपका डी डैश की पावर 6 डी की पावर 6 6 बार डिफरेंशिएशन इसका जीरो ही आना है। इससे इसके बाद सारी टर्म हाइयर पावर की आएगी, सब जीरो हो जाएगी ना। तो एक्सपेंशन वहां तक करें जहां तक वैल्यू मिल जाए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/d⁻³ और यहाँ पर ये जो है x³ y³ को अंदर ले आते हैं, x³ y³ प्लस 1/d⁻³ और ये हो जाएगा आपका d डैश की पावर 3 को पहले ले लेते हैं न्यूमिनेटर वाले को x³ y³ के साथ और प्लस ये आपका डिफरेंशिएशन जीरो ही देगा तो उसको मैं डायरेक्टली जीरो ही लिख देता हूँ। इसके बाद की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसको हम कर देंगे d⁻³ x⁻³ y⁻³ प्लस 1/d⁻³। अब आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। जहां पर x⁻³ तो करेगा कांस्टेंट का काम, y⁻³ का डिफरेंशिएशन होना है 3 बार, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यानी कि इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है रफली। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 3y², दोबारा करोगे तो 6y और तीसरी बार करोगे तो 6 डिफरेंशिएशन आएगा, है ना। 3y² फिर 6y 6 तो इनटू में यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x⁻³ आएगा। x⁻³ कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में 3 बार y⁻³ करने पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 4 पावर होगी, 5 पावर होगी तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जीरो ही आना है। अब इस 1/d⁻³ को अंदर ले जाएंगे तो 1/d⁻³ x³ y³ और प्लस 1/d⁻6 और ये हो जाएगा आपका 6x⁻3। ठीक है जी, ये आपको मिलेगा। अब 1/d का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और यहाँ पर 3 पावर है तो 3 बार इंटीग्रेशन, यहाँ पर 6 पावर है तो 6 टाइम इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको यदि इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहाँ पे आप करो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो y⁻³ होगा कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट में 3 बार इंटीग्रेशन होना है, d⁻³ है। ठीक है, dx 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 लिख देता हूं मैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 बार इंटीग्रेशन होना है, 6 कांस्टेंट और इसको 6 बार इंटीग्रेट करना है, 1 2 3 4 5 6 x⁻³ का 6 टाइम इंटीग्रेशन। तो ये आपको मैंने वैसे लिख के बताया, आप जो है इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा 3 बार इंटीग्रेशन करने पर y⁻³ कांस्टेंट और x⁻³ का एक बार करेंगे तो x⁻4/4 फिर दोबारा करेंगे x⁻5 इंटू 5 मल्टीप्लाई में आएगा, तिबारा करेंगे तो x⁻6 इंटू 6 मल्टीप्लाई में आएगा। और यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 5 इंटू 4 20 और 6 की मल्टीप्लाई 120 तो ये मिलेगा आपको y x⁻6/120 प्लस यहाँ पर 6 कांस्टेंट होगा, x⁻³ का 6 बार करना है तो एक बार किया x⁻4/4 दोबारा किया x⁻5/5 तीसरी बार में x⁻6/6 फिर 7/7 8/8 और फिर 9/9 ये डिफरेंशिएशन आएगा जिसको आप लिख सकते हैं x⁻9/4 5 6 4 5 6 7 8 9 कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये आएगा 6 से 6 कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारा 10080 आएगा। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इस CF को और PI को दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 10080 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्वेश्चन PI के मेथड सेकंड से भी हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारा PI के मेथड 1 से भी हो जाएगा। तो 1 से आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके तरह के क्वेश्चन मैंने मेथड 1 में आपको काफी सारे कराए थे, है ना। 1 से करेंगे तो यहाँ पर x को वही 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई का होल स्क्वायर बना के चलना, है ना। और इसको 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई का होल स्क्वायर बना के चलना। ठीक है, दोनों में P1 P2 मान करके तब करिएगा, उससे भी हो जाता है ये। या फिर इसमें आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं,
रेशनल पावर में है आपका, ये दो टर्म है, तो इसमें ये वाला मेथड भी लगा देंगे, मेथड 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ v की फॉर्म में इस बार दी है, del 2v अपॉन del x स्क्वायर, del 2v अपॉन del y स्क्वायर। तो इसको हम d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस बार z नहीं आएगा, इनटू में यहाँ पे v आएगा, क्योंकि v की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d को m रखा, d डैश को 1 रखा, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट आएंगे m स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 को i स्क्वायर लिख देंगे, i स्क्वायर का मतलब रूट आएंगे प्लस माइनस i। तो CF हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देयरफॉर CF इक्वल टू phi1 फंक्शन y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस phi2 फंक्शन y प्लस दूसरा रूट इंटू एक्स, ये CF होगा। पीआई में 1 अपॉन जो डी का फंक्शन है वो लिख देंगे, जो इक्वल में है वो साथ में लिख देंगे, -4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका पीआई में चलेगा। एक्स की वाई की पावर दोनों की सेम है, तो इसी को भी सेम मेथड से ही कर लेते हैं हम, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, -4 पाई तो रख लेते हैं बाहर, और इसको हम डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यदि डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी का होल स्क्वायर, और ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं मैं, बाई फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस टी की होल पावर -1 वाला, ये है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अल्टरनेट टर्म चलेगी, टी का काम करेगा यहाँ पे डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पीआई हमारा होगा -4 पाई बाहर, और अंदर आपको मिलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1 माइनस टी, टी का मतलब है डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी का होल स्क्वायर, है ना। और फिर आएगा हमारा प्लस टी स्क्वायर, प्लस में टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर का मतलब होगा इसकी पावर 4 हो जाएगी, जिसको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको लिखने का फायदा, क्योंकि बाहर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जिसका केवल 2 ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, यानी कि 2 पावर तक डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसके बाद सारा डिफरेंशिएशन 0 होना है। तो वैल्यू हमें केवल यहां तक मिलेगी, इस टर्म से और इस टर्म से, ये डिफरेंशिएशन 0 आना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा है एक्स्ट्रा में, तो -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर को बाहर ले लो, और डी डैश को अंदर ले जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर देना 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और आगे सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि आगे की जो डिफरेंशिएशन होंगे सब 0 होंगे। कैसे 0 होंगे, इसका 2 बार करना है y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है y के रेस्पेक्ट में डी डैश है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यदि इसका एक बार करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट है, x का तो 0 होगा, y स्क्वायर का 2y, जब दोबारा करेंगे तो 2y का हो जाएगा 2, तो इससे आपको सॉल्व करके 2 वैल्यू मिलेगी, और तीसरी बार में डिफरेंशिएशन 0, और इसके अगली टर्म में जो हमने 4 पावर है, डी डैश की पावर 4 है, वो भी डिफरेंशिएशन 0 ही आना था, तो -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और -1 अपॉन डी का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करके आया था इनटू में 2, ये आपको मिलेगा, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि 1 अपॉन डी स्क्वायर है, जब एक बार करेंगे 2 एज इट इज रहेगा, एक बार करेंगे तो x आएगा, दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा 2 बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर, जिसमें 2 से तो कट जाएगा 2, फिर बचेगा आपका क्या, फिर बचेगा हमारा यहाँ पर, फिर बचेगा x, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वो भी कट जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हम काट देंगे, तो रिमेनिंग क्या हुआ, -4 पाई 1 अपॉन डी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो -4 पाई वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, है ना, 1 का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे x आएगा, दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, है ना।
एक बार करेंगे x आएगा, दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा -2 पाई x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा जो है यहाँ पर पी आई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज करके हम पी आई को इस तरीके से लिख सकते हैं। मेथड 2 से ही हमने इसको निकाल दिया। आप चाहे तो उसको मेथड 1 से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर बात करें, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने ये निकाला है और पी आई हमारा ये आया, इसको जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन को समझना है। पहले तो हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड ए रियल फंक्शन v, v को हमें फाइंड करना है जो कि रियल फंक्शन होगा x और y का, रिड्यूसिंग टू जीरो व्हेन y इक्वल टू जीरो। कंडीशन लगानी है और हमें एक्स वाई का केवल रियल फंक्शन फाइंड करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर यहां पर देखा जाए तो इस फंक्शन में आई है, ये आई है तो ये इमेजिनरी होगा, इस फंक्शन में आई है तो ये भी इमेजिनरी होगा। तो रियल कौन बचा? रियल बचा आपका ये वाला पोर्शन। तो अगर आपको v की केवल रियल वैल्यू चाहिए तो हमें ये फाई वन फाई टू को जीरो रखना होगा। y इक्वल टू जीरो पर ये जीरो बन जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमें चाहिए रियल फंक्शन तो उनको हम ओमिट कर देंगे, इनको हम अपने एक्सप्रेशन से निकाल देते हैं। तो कैपिटल V की जो वैल्यू है वो -2 पाई x स्क्वायर y स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि आप केवल रियल फंक्शन बनाओ v को। तो हम ये जो दोनों पार्ट इनको डिस्कार्ड कर देंगे, इसमें i है, इमेजिनरी पार्ट बना है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करके फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। अब ये आपका जो है मेथड 2 के कुछ 3-4 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, अगर आपने तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है तो इन तीनों चारों क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई का मेथड 2 को डिस्कस किया और मेथड 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व किए, कुछ आपको दिए। नेक्स्ट लेक्चर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई का मेथड 3 होगा, जो कि लास्ट मेथड होता है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म, फिर आपका नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बताएं अपने दोस्तों को और शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।